अच्छा, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव बाय प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स। तो पीछे से आप दोबारा से इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें एक दफ़ा। तो क्या है जी, न्यूक्लियाई स्पिन कर रहे थे, हमने उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, फिर उनके दो स्पिनिंग स्टेट्स बन गई और उन स्पिनिंग स्टेट्स के अंदर उन न्यूक्लियाई ने क्या किया, प्रोसेस करना शुरू कर दिया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने क्या बोला, लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या है जी, हमने जो हमारा थर्ड स्टेप है, बेसिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक में होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सॉल्व करवाएंगे फॉर द ट्रांजिशन, और वो ट्रांजिशन किसके दरमियान होनी है, स्पिन स्टेट्स ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है जी, अब है जी, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है और वो चार्ज क्या है, जिसकी प्रिसेशन एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है जी, क्या है कि जो प्रोसेसिंग न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब जो उसके ऊपर हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स सॉल्व करवाई हैं, और वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनकी भी अपनी एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो इनकमिंग रेडिएशन की ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग का वर्ड आप समझते हैं ना कि समथिंग इज मूविंग। ठीक है, जैसे आप वो देख लें कि हम इसको रेडिएशन को इस तरह से वो करवाते हैं, XYZ प्लेन में वो अप एंड डाउन ऐसे रेडिएशन आ रही होती हैं। क्या हो गया, जिसे समवॉट वी कॉल ऑसिलेटिंग। ठीक है, तो वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वो वेव जो रेडियो वेव रीजन से आ रही होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है ना, तो वहाँ पे वो फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। द टू फील्ड्स कैन कपल एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशंस टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है, मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटिंग बाय द प्रिसेशन न्यूक्लियस। जो प्रिसेस कर रहे हैं न्यूक्लियाई, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो जब मैच कर जाएगी वो रेडिएशन जो हम फॉल करवा रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना फॉल रेडिएशंस का, ठीक है, उसकी एनर्जी फिर अल्फा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो स्पिन फ्लिप होगी। तो ये जो दो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच कर जाती है ना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। तो उस रेजोनेंस की वजह से स्पिन चेंज होती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं फिर रेजोनेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर आप ये देखें, ये बहुत क्लियरली बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं ये वाली, कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास वो न्यूक्लियाई जो कि प्रिसेस कर रहा है विद दैट ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि इस स्पिनिंग न्यूक्लियाई की जो ये है ना ग्रायोस्कोपिक मोशन, इस मोशन की जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज है। लेट सपोज उन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है, कि वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहे हैं, प्रिसेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हमने ये एच न्यू अप्लाइड रेडिएशंस, ठीक है, जो रेडिएशंस हमने फॉल करवानी है, वो एच न्यू हमने 60 मेगाहर्ट्ज की अगर फॉल करवाएंगे ना, या वो तब तक जब तक वो 60 मेगाहर्ट्ज नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमिना होने के लिए ये जो अल्फा स्पिन स्टेट का न्यूक्लियाई है +1/2 वाला, ये अल्फा स्पिन स्टेट का न्यूक्लियाई क्या करेगा कि ये अल्फा स्पिन स्टेट का न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, लार्मर फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज से प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हमें रेडियो वेव रीजन की रेडिएशन कॉल करवानी है, वो जब 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज आपस में रेजोनेट करेंगी। यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है एच न्यू इज इक्वल टू एच ओमेगा। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जब सेम हो जाएंगी, सेम इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये न्यूक्लियाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा -1/2, यहाँ बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा जो कि है हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। ठीक है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे वो शॉर्टली बताया हुआ है कि कितनी स्ट्रेंथ की है, 100 गॉस। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर जो मैग्नेट्स हम यूज करते हैं उनकी डिफरेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 गॉस का
की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई था वो प्रोसेस कर रहा था 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, और जब हमने इसके ऊपर 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल करवाई तो उन दोनों की ये जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी थी वो रेजोनेट कर गई, और उस रेजोनेंस करने से जो अल्फा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई थे उन्होंने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड दे मूव टुवर्ड द ट्रांजिशंस टू द बीटा स्पिन स्टेट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल spin flipping, the basic theory of nuclear magnetic resonance। यहाँ पे एंड होती है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किस तरह से होती है इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, बेशक आपको अगर आता है ना वो प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, देन आप जो सारी थ्योरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको लिखेंगे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय अ न्यूक्लियस to induce spin flipping will take place when the frequency of the electromagnetic radiations is exactly equal to the precessional frequency of the न्यूक्लियस, ठीक है। कि स्पिन फ्लिपिंग हमने इंड्यूस करवानी है बाय द फॉल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि द टू फ्रीक्वेंसीज आर इन रेजोनेंस, हेंस द टर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब वो एब्जॉर्प्शन होती है ना तो वो सिग्नल रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये इसमें भी आगे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर उन दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में दो तरह के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम भी इसमें रिकॉर्ड होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आप लोग शायद किसी और कोर्स में एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ रही है। अब अगर आप इसकी समरी देखें, ये समरी इसलिए लिखी है कि आपको पूरा एक सिनेरियो आपके माइंड में अगेन बन जाए, सब कुछ दोबारा से रिवाइज हो जाए आपका, और एक पूरा सेटअप जो है ना इसका प्रिंसिपल का बन जाए। सबसे पहले क्या है जी, न्यूक्लियाई आर चार्ज पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और सर्टेन न्यूक्लियाई डू स्पिन अराउंड देयर एक्सिस, सर्टेन न्यूक्लियाई, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे यूज किया हमने सर्टेन न्यूक्लियाई, क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई की स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है 0 और वो स्पिन नहीं करती। तो जो जो सर्टेन न्यूक्लियाई हैं वो अपने एक्सिस में स्पिन करती हैं। देन क्या है जी, अगर तो स्पिनिंग क्वांटम नंबर होगा 1, 1/2, 3/2 और एनी इंटीजर और हाफ इंटीजर, ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई करेंगे स्पिन कर सकते हैं, बट द न्यूक्लियाई विद द स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल्स टू 0 कैन नॉट स्पिन, ठीक है। देन क्या है, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियाई जनरेट मैग्नेटिक डायपोल and have a magnetic moment along the axis of spin of nucleus। ये आपने साथ मस्ट मेंशन करना है, along the axis of spin of nucleus। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, बेसिकली जो डायपोल्स बन रहे होते हैं वो उसी उसकी स्पिन की डायरेक्शन में बन रहे होते हैं। अगर सपोज अगर न्यूक्लियाई स्पिन करे ना एक्स एक्सिस में, तो उसके जो मैग्नेटिक डायपोल होंगे ना वो भी एक्स एक्सिस में होंगे। इसका नॉर्थ और साउथ लेट सपोज कंपोनेंट है ना, तो वो एक्स एक्सिस में होंगे। अगर कोई न्यूक्लियाई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और वो वहाँ पे स्पिन कर रहा है, तो जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस होता है और उसी एक्सिस में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है जी, अगर इफ वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू द न्यूक्लियस, तो ये खुद को क्या करेंगे, इट विल टेंड टू ओरिएंट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग खुद को ओरिएंट करेंगे। सम न्यूक्लियाई oriented in the same parallel direction and some will be in the opposite direction। तो अगर एब्सेंस होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडम ओरिएंटेशंस होते हैं। सो इफ वी हैव न्यूक्लियाई विद द स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, तो इसकी 2 ओरिएंटेशंस होती हैं इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन है तो इसकी 2 स्पिन स्टेट हैं, एक अल्फा स्पिन स्टेट और ये स्पिन स्टेट होती है लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट इज 1/2 एंड इट विल बी द अलोंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी क्या होगी, अगेंस्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बीटा स्पिन स्टेट एंड इट इज माइनस। ये जो प्लस और माइनस है ना, ये इसकी वो एक किसी डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। ये प्लस और माइनस इसकी एनर्जी को डेजिग्नेट नहीं करते, क्योंकि अगर आप माइनस को देखें तो इसका मतलब होगा कि वो एनर्जी जो कम है, यहाँ से आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। दिस माइनस मीन्स कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, बट दीज बीटा स्पिन स्टेट न्यूक्लियाई आर इन द हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने देख लिया था कि जो डेल ई था, यहाँ पे आप छोटा सा ये भी साथ ऐड कर सकते हैं इसके समरी में, कि जो डेल ई है इट इज इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नॉट। ठीक है, जितनी हम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, उतना वो एनर्जी गैप इंक्रीज करता जाता है या डिक्रीज कर देता है। ठीक है, when subjected to applied magnetic field, the spinning nuclei start to precess around the applied magnetic field H naught, drawing a circle perpendicular to the H naught। ठीक है, एक तो क्या है कि वो उसके अराउंड ही कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे हमने पीछे डायग्राम में इसको देखा। ठीक है, तो स्पिनिंग न्यूक्लियाई अप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, प्रिसेस करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या है जी, द स्पिनिंग न्यूक्लियाई प्रिसेस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एच नॉट की। ठीक है, एनिमेशन में ना बड़ा क्लियरली दिखा रहे होते हैं कि जैसे ही ना वो दो मैग्नेट्स अपनी वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ना, तो वो जो सर्कुलर न्यूक्लियाई होते हैं ना वो और ज्यादा तेजी से स्पिन करना शुरू कर देते हैं। तो सेम इट मींस कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करते हैं तो उनकी स्पिनिंग की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर वो लेट सपोज 1 सेकंड में 1000 टाइम स्पिन कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही स्पिन भी कर रहे होते हैं और वो प्रिसेस भी कर रहे होते हैं। तो स्पिनिंग और प्रिसेशन क्या होती है, वो दोनों ही इनहेंस हो जाती है, वो दोनों ही क्या है, directly proportional to applied magnetic field। ठीक है, so when the electromagnetic radiation of the radio wave region having the same frequency of precessing nuclei fall, and then these two frequencies come into resonance। ठीक है, अगर आपको ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने इसके ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और साथ आपने ये छोटी छोटी इस तरह से डायग्राम्स भी बनानी है, अल्फा स्पिन स्टेट की, बीटा स्पिन स्टेट की। फिर आपने इसके साथ इसकी प्रिसेशन की भी डायग्राम बनानी है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वो भी लिखना है, इक्वेशन भी लिखनी है, रेजोनेंस बतानी है, देन स्पिन फ्लिपिंग बतानी है। तो देन आपका जो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन में होगा ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल वो कंप्लीट होगा। So the two frequencies come into resonance. This resonance leads to the change in spin state of nuclei from alpha to beta. So this is what we call spin flipping and the term nuclear magnetic resonance spectroscopy। ठीक है, तो यहाँ पे है जी हमारे पास एंड हुआ है the whole basic principle of nuclear magnetic resonance spectroscopy। So you are going to ask question now। अब जिसको जितनी समझ आई है, या तो वो मुझे एक दफ़ा रिवाइज करके बताएं कि आपको क्या समझ आई है, नहीं तो क्वेश्चंस पूछें, फिर नेक्स्ट मैं पढ़ाती हूँ। सो गए हो सारे? मैम आ गई है समझ। क्या समझ आई है? रिवाइज कर मैम दी ये जो क्लास आपने को, रिवाइज कर मैम दी सबसे क्लास पहले पॉइंट बताया, न्यूक्लियाई जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है और वो स्पिन करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी करता है और स्पिन भी करता है, लाई करता है। फिर हमने उसका बताया कि स्पिनिंग जो होती है वो हमने बताई किस तरह की होती है, उसकी टाइप्स पढ़ी है। एक जो होती है अलोंग द जो अगर मैग्नेटिक प्लेन होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो अल्फा स्पिन होगी और लोअर एनर्जी होती है, और एक जो होती है वो ऑपोजिट होती है, वो बीटा स्पिन होती है और वो हायर एनर्जी होता है। फिर हमने इसका रिलेशन भी पढ़ा है, एनर्जी का रिलेशन जो था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो एक एक्सप्रेशन था कौन डेल सी ई जो एनर्जी? था वो, कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ फिर भी दो एनर्जीज हमने डिस्कस की हैं। ये जो डेल ई है ये कौन सी एनर्जी है? आपने ये कहा है ना कि अल्फा स्पिन स्टेट की लोअर एनर्जी है और बीटा स्पिन स्टेट की हायर एनर्जी है। अल्फा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई की लोअर एनर्जी है और बीटा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई की हायर एनर्जी है। तो ये डेल ई क्या है बताएं? डेल ई उनका चेंज होगा, एनर्जी उन डिफरेंस दोनों, होगा हाँ ना जी, दोनों के। उन दोनों स्पिन हाँ दोनों स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस होगा। अच्छा नेक्स्ट।
नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट बताएं। मैम फिर वो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन पढ़ा, और फिर अभी हमने स्पिन फ्लिपिंग पढ़ी है कि अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फॉल करवाते हैं, और तो अगर उसकी जो होती है एनर्जी जो होती है बिल्कुल उसके एग्जैक्ट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैच कर जाती है ना स्पिनिंग के, तो फिर वो जो होता है वो न्यूक्लियाई स्पिन करके बीटा में चला जाता है। और इसके साथ हमने प्रोसेशन भी हो रही होती है, जैसे वो स्पिन कर रहता है उसके साथ वो सर्कुलर मोशन भी उसकी स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेशन भी हो जाती है स्टार्ट उसकी। स्पिनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपने कहीं देखें, ये मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की। स्पिनिंग जो है ना, स्पिनिंग की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस नहीं होगी, प्रिसेशनल की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस होगी। ठीक है, स्पिनिंग करते करते ही वो प्रिसेस कर रहा होता है, वो जो उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसे हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहा है, उसके साथ अप्लाइड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, second last, when the electromagnetic radiations of radio wave region, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कि electromagnetic radiations of radio wave region having the same frequency of precessing nuclei, not spinning nuclei. न्यूक्लियाई स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई वो जिनका कोई स्पिन क्वांटम नंबर है ना अदर देन 0, वो स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो रैंडम ओरिएंटेशन से स्पिन करते हैं, जैसे ही हम उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो अपने आप को अलाइन करते हैं, स्पिन करते करते ही वो अलाइन करते हैं, फिर वो उनकी एनर्जी डिफरेंस आता है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रेंथ की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जैसे अप्लाई करते हैं ना, तो उनका जो थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो थोड़ा इनहेंस होके, आप यही समझें कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि जो रैंडमली ओरिएंटेशन में होते हैं ना स्पिनिंग न्यूक्लियाई, उनका जो थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है ना, जो हमने कैलकुलेट भी किया है, तो वो क्या होता है कि वो इनहेंस हो जाता है, वो एम्पलीफाई हो जाता है। अब हमने जो मैंने आपको करवाया था वो था 23,500 गॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट का एनर्जी डिफरेंस आता है। अब मुझे नहीं पता आप सब मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अगर आप कोई और मैग्नेटिक फील्ड, किसी और स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर करवाएंगे ना अप्लाई, उससे डबल, तो ये जो आप कैलकुलेट किया था ना आपने एनर्जी डिफरेंस, जिसकी कोई वैल्यू 10⁻23 में शायद आ रही थी, उसकी वैल्यू चेंज आएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम अप्लाई करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो न्यूक्लियाई होते हैं सबसे पहले वो ओरिएंट करते हैं अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में। ठीक है, और फिर ये जो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये दोनों ही प्रोसेस कर रहे होते हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। ठीक है, दोनों प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो फिर अपनी स्पिन फ्लिपिंग करते हैं, वो जाते हैं ऊपर, ट्रांजिशन करते हैं और वो बीटा स्पिन स्टेट में जाते हैं, जो हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो रेजोनेंस कहाँ पे हो रही होती है कि जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी स्पिनिंग न्यूक्लियाई की, प्रिसेसिंग न्यूक्लियाई की जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उन अप्लाइड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए ना, आपको मैंने पीछे वो दिखाया था उसमें कि ये अगर ये 60 मेगाहर्ट्ज पे इसकी फ्रीक्वेंसी ना, ये रोटेट कर रहा है या प्रिसेस कर रहा है, रोटेट नहीं प्रिसेस कर रहा है, यहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है प्रिसेस कर रहा है, क्योंकि प्रिसेशन जो है ना, ये जो ब्रायोस्कोपिक मोशन है ये डिफरेंट होती है, इसमें इसका जो टॉप होता है ना वो ऐसे सर्कल बना रहा होता है। ठीक है, आप अगर ये देखें ना, आपने कोई चीज, कोई आपने लेट सपोज पकड़ा हुआ है, रॉड है छोटा सा, उसके ऊपर आपने कोई बॉल लगाया हुआ है, और उस बॉल जो रॉड है उसको आप एक फिक्स जगह पे नीचे रख दें, और उसका जो ऊपर जो बॉल वाला एरिया है ना, वो कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो वो सर्कुलर ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिसेशन। तो ये जो इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना 60 मेगाहर्ट्ज, अगर ये 40 मेगाहर्ट्ज होगी ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई एब्जॉर्प्शन करके बीटा स्पिन स्टेट में नहीं जाएंगे, जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये जो रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं ना, ये जो आपको ऐसे 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 सी नजर आ रहा होता है, ये साइन इसी चीज का होता है ना कि हम रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जब इस 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करती है ना, रेजोनेट करती है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि दो चीजें जो हैं वो एक सेम कंडीशन में आ, ठीक है, रेजोनेंस का फिनोमेना ये होता है ना कि दो चीजें सेम कंडीशन में आ रही हैं, वो एक दूसरे की स्टेट्स जो है ना वो ले सकते हैं।
ठीक है। तो तब ये एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी की +1/2 से, फिर ये फ्लिप करके -1/2 या अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ है। अब आपने इसको स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी से आपने इसको वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो रेजोनेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ रेडियो वेव रीजन, जो हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे होते हैं ट्रांजिशन करवाने के लिए, ट्रांजिशन ऑफ अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट। अब इसको मुझे लगता है कि मैंने 100 टाइम्स रिपीट कर दिया इसके पूरे इसको प्रिंसिपल को। अब आपको ये अच्छी तरह से हो जाना चाहिए याद। तो मेरा दिल है आपका टेस्ट भी चेंज कर दूं, क्योंकि अब ये लेक्चर भी टेस्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी मॉड्स ऑफ स्पिन फ्लिपिंग। ठीक है, कि स्पिन फ्लिपिंग दो तरह से हम करवा सकते हैं। स्पिन फ्लिपिंग होती है वही अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाना, लेकिन इसके दो काइंड्स के वेज होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी स्वीप मॉड और दूसरा होता है फील्ड स्वीप मॉड। ठीक है, स्वीप लफ्ज का मतलब होता है टू चेंज समथिंग। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्वीप अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने कांस्टेंट रखा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्वीप में हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो रेडिएशन हमने अप्लाई करनी है वो सॉरी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो होगी कांस्टेंट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने फॉल करवानी है उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी वो क्या हम करेंगे, ग्रेजुअली वेरी करेंगे। ठीक है, कि वही अगर आप उसी डायग्राम को अपने माइंड में लेके आए, दिस वन, इसको आप 60 मेगाहर्ट्ज पे रखते हैं और यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आ रही है, 10 मेगाहर्ट्ज आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, 40 आ रही है, रेजोनेंस नहीं हो रही, कोई आपके पास सिग्नल नहीं आ रहा। जब ये एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगी ना, तो ये फिर यहाँ पे स्पिन फ्लिप करेगी। तो इसमें लेट्स सपोज हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना वो 60 मेगाहर्ट्ज कर दिया। अब ये जो मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ ना कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 60 मेगाहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज, ये दोनों हम इसको सेम कहते हैं। ये आगे जाके आपको मैं क्लियर करवा देती हूँ कि जो स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं ना, उनको हम बेसिकली प्रोटॉन की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही नेम देते हैं। ठीक है, कि कोई लेट्स सपोज अगर प्रोटॉन 60 मेगाहर्ट्ज पे प्रिसेस कर रहा है ना कोई, तो उसके लिए जो हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे उसके अंदर जो मैग्नेट होगा उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, 60 मेगाहर्ट्ज, तो हम उसको बोलेंगे 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो चीजें होती है ना, ये दोनों हम इसको सेम कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि ये जो इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ये होगी उतनी ही इसकी प्रिसेशन होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, और अगर फील्ड स्वीप है तो फील्ड इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम स्वीप करेंगे, उसको चेंज करेंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं ना वो हम उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। The frequency of electromagnetic radiation is kept constant and the strength of the applied magnetic field is varied gradually. ठीक है, this is opposite to the frequency sweep norm. तो दो तरह से हम क्या करवा सकते हैं, स्पिन फ्लिप करवा सकते हैं। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको कांस्टेंट कर दें, या हम अप्लाइड मैग्नेटिक रेडिएशंस को कांस्टेंट कर दें। तो जो मोर कन्वीनियंट मॉड है वो कौन सा है, फील्ड स्वीप। ठीक है, कि हम फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड को, पर जो फ्रीक्वेंसी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाने वाली, उसको हम क्या करते हैं, मतलब वेरी करें। ठीक है, सॉरी उसको फिक्स कर दें, फील्ड स्वीप है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्वीप कर रही है और जो रेडिएशंस हैं वो वेरी कर रही है। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ एनएमआर सिग्नल है। सेंसिटिविटी होने का मतलब ये होता है, देखें कोई भी चीज़ है ना, कोई भी सैंपल हम ले रहे हैं तो उस सैंपल के अंदर जितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर आप ओवरऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखें ना, अगर आप ओवरऑल पूरी नेचर में देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्वांटिटीज क्या है वो ज़्यादा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अर्थ में अगर आप देख लें तो नेचुरल अबंडेंस इसको हम कहते हैं। तो ये जो इसका एनएमआर का सिग्नल होता है ना, तो ये डिपेंड कर रहा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, सेंसिटिविटी की कितना कोई शॉर्प सिग्नल हमारे पास आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट न्यूक्लियाई ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है,
उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेटेड है वो है 2.79268, ठीक है। और इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 99.9 है। अगर आप कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप देख रहे हैं ना इथेन, वो क्या है CH3, तो उसमें कार्बन कितने हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो अबंडेंस है वो उसमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके लिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे इसके सिग्नल्स आ जाते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि NMR हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये किस तरह से प्रोटॉन रेजोनेंस करवा के तो किस तरह से हमें सिग्नल्स देता है। ये बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर जितने जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, उनको बता रहा होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल इतने प्रोटॉन्स होंगे, फिर कौन कौन से प्रोटॉन्स होंगे वो जब हम एग्जांपल्स से करेंगे ना स्पिन स्प्लिटिंग, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन अगर अब कार्बन 13 है, आइसोटोप ऑफ कार्बन है, जो कि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की अंदर स्टडी करते हैं, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को चेक करें तो है 0.7022, इट इज द 1/4 ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 1.11, ठीक है। तो कितनी रेशियो है 99.1 की। तो नेचुरल अबंडेंस हाइड्रोजन की प्रोटॉन की ज्यादा है, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसलिए जो हाई इंटेंसिटी का जो सिग्नल आएगा ना वो प्रोटॉन का आएगा एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। So the signal of C13 is therefore less sensitive and it is not so easily detected, but the signal of proton is easily detected, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिक जो आपको पता है NMR का जो है ना पर्सपेक्टिव, वो क्या है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल का इन्वायरमेंट बताता है। अब इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। पहले ये ना CH3 CH2 CH2Br। अब इस मॉलिक्यूल का लेट्स सपोज आपने ना NMR लेना है। अब जो NMR सिग्नल होगा ना वो पता क्या किस तरह से बताता है, वो इस तरह से बताता है कि ये जो प्रोटॉन होंगे ना, ये CH3 वाले, ये 3 प्रोटॉन, इनका देगा अलग से सिग्नल, ठीक है। ये वाली जो CH2 के प्रोटॉन्स होंगे ना, इसका देगा अलग से सिग्नल, इसका सिग्नल और तरह से होगा, इसका सिग्नल और तरह से होगा। ये वाला जो CH2 है ना, इसका सिग्नल वो देगा और तरह से। ये क्यों, इन तीनों प्रोटॉन्स के डिफरेंट सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। ये बात तो हो गई, इसके 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं। लेकिन आप इन तीनों प्रोटॉन्स को देखें, तीनों तरह के प्रोटॉन्स, वैसे तो ये 3, ये 2 और ये 2 7 प्रोटॉन्स है ना, लेकिन सेम काइंड इनकी क्या है, ये वाले जो H3 है ना, इनकी क्या है काइंड, क्या है सेम है। ये तीनों इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और ये कार्बन आगे से इस CH2 के साथ अटैच्ड। तो ये बेसिकली होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। इस CH3 के इन्वायरमेंट में क्या है, एक CH2 ग्रुप है, ठीक है। ये इस CH3 का क्या हो गया इन्वायरमेंट। और अगर आप इस CH2 को देखें, ये वाला, तो इस CH2 का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या है, ये वाला CH2 है और ये CH3 है। तो इसकी एक साइड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाता है और एक साइड पे ये मिथिलीन ग्रुप आ जाता है, मिथिलीन CH2 हो जाता है। अब अगर आप इस CH2 की बात करें, ये वाला जिसको भी मैं ऐसे कर रही हूँ, ये CH2 को देखें तो इसके एक साइड पे आ जाता है CH2, दूसरी साइड पे आ जाता है Br। तो ये बेसिकली होता है इन्वायरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो NMR से हम क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसका हम क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं। So NMR gives information about the number of magnetically distinct atoms of type being studied. हाँ जी, तो क्या है मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट एटम्स ऑफ टाइप बीइंग स्टडीज। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, अब ये जो वाले जो प्रोटॉन्स होंगे ना, ये वाले, इन प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और तरह से होगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और होगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ना केमिकल शिफ्ट, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये किस तरह से इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स स्पिन कर रहे हैं और वो जो स्पिनिंग है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। पर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जब प्रोटॉन्स होते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स आर स्टडीड, फॉर इंस्टेंस द डिस्टिंक्ट एटम ऑफ टाइप बीइंग स्टडीज, तो इनसे क्या होगा जी,
नंबर ऑफ ईच ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। सबसे पहले इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितने कितने हैं। किसी कार्बन के साथ 3 अटैच्ड हैं, किसी के साथ 2 अटैच्ड हैं, किसी के साथ 1 अटैच्ड है। तो NMR के सिग्नल्स हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कि कितने टोटल कितने प्रोटॉन्स होंगे। और वो प्रोटॉन्स, अगर हर प्रोटॉन के डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं तो इससे पता चलता है कि 3 प्रोटॉन्स होंगे, 4 प्रोटॉन्स होंगे। इसमें ना आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसमें एक हम N+1 रूल पढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई है ना, जैसे ये CH3 है ना, तो इसके नेबर में आपके पास है ना 2 प्रोटॉन, तो इसका जो CH3 का सिग्नल आएगा ना वो होगा ये वाला 2, इसके अंदर हम एक प्लस करते हैं तो इसका जो सिग्नल आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। वो ना इस तरह से ना ट्रिपलेट करके ना सिग्नल आएगा इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक CH3 ग्रुप भी है, कि ऐसा कार्बन इसके साथ 3 अटैच है। वो 3 इस तरह से नहीं है कि ये 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 पीक्स आई हैं, 2 स्मॉल और 1 बड़ी। उसका मतलब ये है कि उसके जो इन्वायरमेंट में ना 2 प्रोटॉन्स, वो रूल हमने फॉलो किया है। और उस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि 2+1 करके हमने बताया कि ये वाला जो कार्बन है ना इसके 3 प्रोटॉन्स आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि बताता है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस वर्ड को आगे आप डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसके सिग्नल्स आते हैं। अगर आप इस CH2 को देखेंगे ना तो ये इसके नेबर में 3 प्रोटॉन्स ये वाले होंगे और 2 प्रोटॉन्स ये वाले होंगे, ये टोटल हो जाएंगे 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 6+1 हम करते हैं इसका, तो 6+1 करने से इसका जो सिग्नल आएगा ना उसकी 7 पीक्स होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से करके ना इसकी 7 पीक्स बनती होंगी, तो उसको हम कहते हैं सेप्टेट, इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। तो इस तरह से सिग्नल्स आएंगे और हमें पता चलेगा कि ये वाला कार्बन जो है उसके इन्वायरमेंट में इस तरह से इतने कार्बन है। तो इस तरह से लिंक करते करते फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, वो आपके लेवल की नहीं होंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे ना वही करवाई जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये मालिक्यूल है, इस मालिक्यूल के अंदर इतने हाइड्रोजन्स हैं और ये हाइड्रोजन्स इस तरह से हैं, CH3 है, CH2 है, CH है। ये बेसिकली NMR में अगर हम प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम कार्बन 13 को करते हैं ना NMR में, तो कार्बन 13 से क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाता है, ठीक है। सो ये था कि हम इसे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करते हैं NMR को स्टडी करते हुए। तो कार्बन न्यूक्लियाई भी हम स्टडी करते हैं कार्बन 13 NMR में। तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है कि द डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। न्यूक्लियाई डिफरेंट है पर काइंड सेम है इन अ मॉलिक्यूल प्रोसेस विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये सिर्फ CH3 है, इसके इन्वायरमेंट में सिर्फ एक CH2 ग्रुप आ रहा है और इन्वायरमेंट में हम सिर्फ उसी ग्रुप को लेते हैं जो उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये सारा इसका इन्वायरमेंट बना रहा होता है, लेकिन जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड होता है ना वो बेसिकली इसका इन्वायरमेंट आ रहा होता है। तो अपने इन्वायरमेंट में अटैच्ड जो उसके न्यूक्लियाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो सारे प्रोटॉन्स होंगे ना वो उसके अकॉर्डिंग उनकी अपनी प्रोसेसिंग की फ्रीक्वेंसीज होंगी। लेट सपोज इनकी ज़्यादा है, इनकी कम होंगी, उसकी भी इससे कम होंगी, इस तरह से, या इसकी कम होंगी उसकी से ज़्यादा होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, जो कि हम आगे इसको केमिकल शिफ्ट वैल्यूज में पढ़ेंगे डाउन फील्ड एंड अप फील्ड, ठीक है। So for that reason, the electromagnetic radiations of different frequencies are required to cause the change in their spin orientations. तो इन प्रोटॉन्स के लिए हमें वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी ना वो किसी और फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्ब होगी। इन प्रोटॉन्स के लिए जो रेडिएशन होंगी क्योंकि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे प्रोसेस कर रहे होंगी, तो इनके लिए जो होंगी ना अप्लाइड मैग्नेटिक रेडिएशंस वो और फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब ये करेंगे ये वाले न्यूक्लियर। तो ये वाला जो CH2 होगा इसके लिए वो डिफरेंट होगी। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे ना स्पेक्ट्रम्स उनके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से सिग्नल्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। अब ये बेसिकली पॉपुलेशन जो डेंसिटीज है ना ये आपके नहीं है
सिलेबस का ऐसा पार्ट नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आपको पता होगा तो आपको स्पिन रिलैक्सेशन की समझ नहीं आएगी। तो जो स्पिन रिलैक्सेशन होती है ना, बेसिकली वो आपका टॉपिक का पार्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, पर यूनिवर्सिटीज वालों का पता कोई नहीं होता, वो आपको कुछ भी देगा। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? If population of nuclei in both spin states are exactly equal, there will be no observable resonance effect. ठीक है कि let's suppose ये आपके पास है अल्फा स्पिन स्टेट और ये है बीटा स्पिन स्टेट। यहाँ पर भी कितने न्यूक्लियाई हैं? 3। यहाँ पे न्यूक्लियाई है ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली समझने के लिए सारे के सारे बीटा स्पिन स्टेट में। अगर सारे के सारे बीटा स्पिन स्टेट में है तो आपके पास अल्फा स्पिन स्टेट में कोई न्यूक्लियाई ही नहीं है, तो स्पिन फ्लिपिंग ही नहीं होगी। जब स्पिन फ्लिपिंग नहीं होगी तो आपके पास कोई भी सिग्नल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्पिन फ्लिपिंग जब होनी है इसका मतलब है कि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होनी है, फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करना है, तब स्पिन फ्लिप होनी है, तब आपके पास जो है सिग्नल रिकॉर्ड होगा। तो जब आपके पास दोनों स्पिन स्टेट्स में न्यूक्लियाई क्या होंगे? एग्जैक्टली इक्वल होंगे, इक्वल भी होंगे, या लेट्स सपोज आपके पास अल्फा स्पिन स्टेट में न्यूक्लियाई है ही नहीं है, तो आपके पास कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपको पता है कि हमने जो एनर्जी डिफरेंस देखा है वो कितना स्मॉल है, उसके लिए कोई इतना ऐसा टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है अल्फा स्पिन स्टेट में, और बीटा स्पिन स्टेट के जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपने आपको इक्विलिब्रियम में रखते हैं। जितने अल्फा में होंगे उतने ही बीटा में होंगे। तो जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, so if there are no nuclei present in the lower energy spin states, there will be no spin flipping. ठीक है, या वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे कि डिफरेंस ही नहीं होगा, तो गुंजाइश नहीं होगी स्पिन को फ्लिप करने की। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है प्रोटॉन के लिए, इस